गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, आज इसकी थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं कि इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत, कौन सी थ्योरी जो है वह दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वाइगोत्स्की जो था वह कहाँ का रहने वाला था। तो वाइगोत्स्की जो था वह रूस का रहने वाला था। कहाँ का था वह? रूस का रहने वाला था। और इसका जो जन्म से हुआ था वह 17 नवंबर 1896 को हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1896 को इसका जन्म से जो था वह हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो यही आएगा, बाद में इस बारे में बात करेंगे कि इसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया। हम सबसे पहले तो वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे। ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कब जो था इसका जन्म से हुआ था। तो ये एक तो जो था वह रूस के ही रहने वाले थे और इसका जन्म से जो हुआ था वह 17 नवंबर 1896 को हुआ था। ठीक है, देखिए इसके द्वारा जो था कौन सा सिद्धांत जो था दिया गया है। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत कह लो, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कह लो, ZPD कह लो, समस्त निकट विकास क्षेत्र कह लो। अब इन सबको समझते हैं कि जो था ना वाइगोत्स्की के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, जिसको सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से भी जो था वह जाना जाता है। जब कहीं भी एग्ज़ाम में समाज सांस्कृतिक सोशल कल्चर से रिलेटेड हो तो आंख बंद करके वहाँ पर वाइगोत्स्की ही आएगा, क्योंकि इसके बारे में बात कर इसी ने की हुई है। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि पहले विचार आते हैं और भाषा बाद में आती है। ऐसी बात किसने कही थी कि विचार पहले आते और भाषा बाद में? तो प्यासे ने कही थी। लेकिन भाषा पहले आती है, यानी कि लैंग्वेज का विकास जो था पहले होता है और विचार बाद में आते हैं, ऐसा जो था वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, तो इसका जो था ना समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। दूसरा जो नाम दिया गया वह ZPD, जोन ऑफ प्रोमैक्सिवल्स डेवलपमेंट, समस्त विकास निकट विकास क्षेत्र। देखो मैंने ये बात यहाँ पर लिखी भी हुई है। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में भी लिखकर आप लोगों को बताई हुई थी, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी इनको इंक्लूड कर दिया है कि भाषा का विकास पहले होता है और विचार बाद में आते हैं। ये जो दो लाइंस दी गई हैं वह किससे संबंधित है? वह वाइगोत्स्की से ही संबंधित है। किससे है? वाइगोत्स्की से ही संबंधित है। देखो स्कैफोल्डिंग से ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग्स भी कहा जाता है, अस्थायी सहायता भी कहा जाता है और मचान भी कहा जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? यह जो है सोशल कल्चर थ्योरी जो दी गई है वाइगोत्स्की के द्वारा उससे रिलेटेड है। तो स्कैफोल्डिंग्स में जो था वह क्या होता है? देखो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है अस्थायी सहायता, इसका एक अलग नाम क्या है? मचान। अब देखो एग्ज़ाम में बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि वह किसी भी नाम से जो था ना एग्ज़ाम में जो था ना पूछ सकता है। देखो अस्थायी सहायता क्या होती है कि यदि हम बच्चे को कोई भी कार्य सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी सहायता करते हैं, उसको समझाते हैं कि कैसे उसको क्या करना है। लेकिन जब हमें यह हो जाता है कि हाँ बच्चा धीरे धीरे उस कार्य को सीख रहा है तो फिर हम उसमें अपनी सहायता को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। जब हमें बिल्कुल ही ये हो जाता है कि हाँ बच्चे ने इस कार्य को अच्छे से सीख लिया है तो फिर हम उसमें अपनी सेवा देना बंद कर देते हैं। अस्थायी सहायता है, स्थायी सहायता नहीं है कि हम उसकी सहायता करते ही रहेंगे। अस्थायी सहायता है कि थोड़े टाइम के लिए सहायता करेंगे, फिर हम देखेंगे कि बच्चा इस कार्य को कर सकता है और फिर हम अपनी सेवा बंद कर देंगे। इसी को ही स्कैफोल्डिंग्स भी कहा जाता है, अस्थायी सहायता भी कहा जाता है, मचान भी कहा जाता है। और ये जो है ना वह सोशल कल्चर थ्योरी से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो लेव वाइगोत्स्की जो था ना इसके द्वारा जो था ना उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको कुछ बिंदु दिए गए हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शंस, सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखो कुछ बातें ऐसी होती है जैसे ही हमने उसका नाम लिया तुरंत हमारे माइंड में चीज़ें, उसकी इमेज, उसके विचार आने लग जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखना। किसके साथ? समाज के साथ करके सीखना। क्योंकि बच्चा कोई भी कार्य करता है तो उसमें जो था ना समाज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल से होता है, जिसके माध्यम से वह काफ़ी कुछ सीखता है। ओके,
नेक्स्ट दूसरा क्या था, संस्कृति की भूमिका, वो तो है ही। कल्चर का जो रोल्स होता है वह भी बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो ये इसमें ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम किसी समाज में रह रहे होते हैं तो उसके साथ अंतःक्रिया करके, उसके कल्चर्स को अपना कर से, उसकी लैंग्वेज को अपना कर से, बहुत कुछ उसमें शामिल करके ही हम जो था ना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा भी जो था ना सोशल कल्चर थ्योरी जो दी गई है, जिसमें स्कैल्प फोल्डिंग से भी यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। और एक इसकी पूरी ये डेफिनेशंस याद करना है कि ZPD का मतलब से जो था ना वह क्या होता है। इसका जन्म से याद कर लेना, 13 नवंबर से 1896। देखो इसका और से जो था ना जीन पियाजे का जन्म से दोनों का 1896 का ही है। और रूस के जो था ना वह रहने वाले हैं। 2 मैंने इसकी परिभाषा बताई हुई है, दोनों में जो था ना कन्फ्यूज़ नहीं होना, उसको अच्छे से जो था ना वह याद रखना है। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमें ऐसे लगता है ना कि ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल सी है, ईजी सी है, वो चीज़ उस पर हम कम ध्यान देते हैं, उसको नोटिस नहीं करते। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में एग्जामिनर्स उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इसका कुछ मुख्य बिंदु है कि सामाजिक अंतःक्रिया है, संस्कृति की भूमिका है, लैंग्वेज है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र से। क्या है निकटवर्ती विकास क्षेत्र से? वही है ZPD। ठीक है, कि बच्चा जो होता है दोनों क्रियाओं के साथ सीखता है। अब देखो ZPD को मैं अच्छे से समझाती हूँ आप लोगों को। तो हम ZP को ही समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है, MKO मोर नॉलेजेबल्स अदर्स, स्वयं करना प्लस दूसरों की मदद से करना। निकटवर्ती में क्या होता है कि जब भी हम बच्चे को कोई भी कार्य जो होता है ना, हम बच्चे को जब समझाते हैं उसमें बच्चे का खुद का रोल्स भी होता है, और जो बच्चे की जो हेल्प कर आता होता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति होता है उसकी भी मदद उसमें शामिल होती है। देखो MKO लेव वाइगोत्स्की से ही जो था ना रिलेटेड है, और इसका जो था ना इसका फुल फॉर्म्स भी याद कर लेना है कि मोर से नॉलेजेबल्स अदर्स, कि स्वयं करना प्लस दूसरों की सहायता से करना। क्योंकि एग्जामिनर से जो होता है ना बिल्कुल छोटी छोटी, जो हमें ऐसे लगता है ना कि ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, कई बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना देता है। फिर वो चीज़ें हमारे माइंड में तो रहती है कि हाँ कहीं पढ़ा था, सुना था, देखा था, लेकिन हमें अच्छे से वो चीज़ें रीड नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अब देखो ये तो थे उसके कुछ मुख्य बिंदु। अब हम बात करते हैं कि भाषा के 3 स्वरूप बताए गए हैं। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो है भाषा के यहाँ पर 3 रूप बताए गए हैं। अब उन तीनों रूपों को आप याद कैसे करोगे? ये देखो, IPS तो हर कोई बनना चाहता है, तो इसी से याद करो कि IPS। ये मैंने यहाँ पर जो IPS लिखा हुआ है सिक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, आप बस इनसे क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे कि आई से जो था ना क्या बनता है, इनर स्पीच यानी कि आंतरिक वाक। P से जो बनता है वह प्राइवेट स्पीच, और S से जो बनता है सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम S के बारे में बात करते हैं, सामाजिक वाक, सोशल स्पीच, या फिर से जो था ना सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच। क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच। अब देखो सोशल स्पीच क्या होती है। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के कितने रूप बताए हैं? 3 रूप बताए हैं, तीनों के तीनों याद होने चाहिए। सोशल स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, और इनर स्पीच। अब कई बार यहाँ से जो था ना इसकी एज भी पूछ लेता है कि जो था ना सोशल स्पीच कब से कब तक है। 2 वर्ष से अधिक हो जाए, अधिक में आगे अधिक लगा लो आप, 2 वर्ष से अधिक, या फिर 3 से 5 लगा लो। ठीक है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक से अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग दिया गया है। तो 2 से अधिक या फिर 3 से 5। अब देखो यह भाषा का वह रूप है जिसका उपयोग बच्चा दूसरों के साथ संवाद करने और सामाजिक संपर्क बनाने के लिए करता है, जैसे खिलौना मांगना। क्या है? सोशल स्पीच ही तो है, समाज के साथ जो इंटरेक्ट करके करना होता है। और एज क्या बताएगी? 3 से 5। जब बच्चा 5 वर्ष तक का होता, 5 वर्ष तक की एज में जब बच्चा होता तो वो क्या करता, अपने
मित्र मंडली के साथ खेलता है, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करता है, उनकी भी चीज़ें शेयर अपने साथ में करता है। एक दूसरे को अपने खिलौने दिखाते हैं, देते हैं, खेलने के लिए मांगते हैं। देखते हो ना आप सब, इस एज में बच्चा यही करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच भी कहा जाता है, सोशल स्पीच भी कहा जाता है, सामाजिक वाक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो होता है ना, दूसरों के साथ संवाद करने और सामाजिक संपर्क बनाने के लिए ऐसा करता है, इस भाषा का जो है प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट निजी वाक, प्राइवेट स्पीच। क्या है? प्राइवेट स्पीच 3 वर्ष से अधिक या फिर 5 से 9। यह भाषा का वह रूप है जब बच्चा खुद से बोलकर बात करता है। इसमें बच्चा अपने व्यवहार, सोच, क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जोर से बोलता है, जैसा खेलते समय खुद को निर्देश देना, यानी कि खुद से बात करना। प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाक, जो चीज़ हमारी निजी ही होगी, यानी कि खुद के बारे में ही होगी, यानी कि हम खुद से ही बातें करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब कई बार 2 बच्चे होते हैं तो वे एक दूसरे के साथ जो था ना कम्युनिकेशंस करके खेलते हैं, लेकिन जब कई बार घर में क्या होता है कि अकेला बच्चा होता है, तो मेरी मम्मी कई बार उसको क्या बोल देती है, जा के खेल ले घर। जैसे कोई लड़की है तो क्या बोलेगी, जा घर खेल ले, ऐसे बोल देती है ना, जैसे कि घर खेलना। देखो मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर जो था वह लिखे हुए हैं। खुद से बात करना, खेलते समय खुद को निर्देश देना। जैसे अब ये लगा लो कि एक बच्ची को हमने यही बोल दिया कि जाओ घर बना के खेल लो। अब वो बच्ची क्या करती है, अपना सामान रखेगी किचन का, उसमें सब्जी बनाएगी, रोटी बनाएगी, चाय बनाएगी। मतलब वो क्या दिखाती है, वो स्वयं से बातें कर रही होती है, निजी वो होती है, चाय बनाती है। भले ही उसके पास कोई दूसरा न बैठा होता, लेकिन फिर भी वह उस चाय को डालकर ऐसे बोलते, लीजिए चाय लीजिए। देखा होगा ना आप लोगों ने भी ऐसा करते हुए बच्चों को। तो ये क्या है? निजी स्पीच है। जैसे कोई लड़का है, वह अकेला खेल रहा है, तो वह भी यही करता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। वो मतलब खुद से ही जो था ना बातें करता रहता, खुद को ही जो था निर्देश देता रहता, जिस प्रकार से लड़कियां भी ऐसा ही करते और लड़के भी जो था ना ऐसे ही करते हैं। तो ये भाषा का वह रूप होता है जब बच्चा खुद से बात करता है। इसमें बच्चा अपने व्यवहार, सोच, क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जोर से बोलता है, वो दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद से बात कर रहा होता है। यूँ दिखाता है कि जैसे वो टीचर्स बनने का ही रोल्स कर रहा होता है, तो भले ही रूम में कोई ना बैठा हो, लेकिन वह इधर उधर डोलेगा, ऐसा बच्चों को ऐसा बोलेगा कि सब शांत हो जाओ, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो बच्चा खुद से बातें करता है। ये निजी स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है। ओके, नेक्स्ट तो थर्ड पॉइंट कौन सा है? आंतरिक वाक, इनर स्पीच। क्या है? इनर स्पीच 7 वर्ष से अधिक। तो तीसरा पॉइंट है आंतरिक वाक, इनर स्पीच। अब देखो ये क्या होता है, यह निजी वाक का ही अगला चरण है, जहाँ जोर से बोलने वाली भाषा मन के अंदर ही फुसफुसाहट में बदल जाती है। यह एक मौन आंतरिक संवाद है जिसका प्रयोग बच्चा तर्क करने, योजना बनाने, अमूर्त सोच के लिए करता है। अब समझ लो इसके लिए क्या है। आंतरिक वाक, देखो नाम से ही पता चला, आंतरिक वाक अंदर के। देखो क्या कौन सी भाषा है ये? मन के अंदर के फुसफुसाहट में बदल जाती है, या मन के अंदर के फुसफुसाहट में बदल जाती है। मन के अंदर के फुसफुसाहट में बदल जाती है। समझने की कोशिश कीजिए। यह एक मौन आंतरिक संवाद है। अब देखो जैसे ही हमने बच्चे को कुछ कार्य करने के लिए हम बच्चे को बोलते हैं, तो इसमें जो था ना वह क्या होता है, बच्चे को कोई हमने अलग सा कार्य करने के लिए कहते हैं कि बच्चा उसका तर्क करने लगेगा, मतलब उसके बारे में सोचने लगेगा, दिमाग में उसकी इमेज बनेगी, अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, उसकी योजना बनाएगा। तो ये क्या है? ये आंतरिक वाक ही तो है, इनर स्पीच ही तो है। तो निजी वाक भी क्या होता है? खुद से बातें करना ही तो, इसीलिए तो कहा गया कि निजी वाक का ही अगला चरण है। क्या है? निजी वाक का ही अगला चरण है। बच्चा इसमें मतलब क्योंकि इसमें 7 ईयर से अधिक दिखाया गया है कि बच्चा सोचने लग जाता है। बच्चे को जब हम कुछ भी करने के लिए बोलते हैं तो बच्चा उसकी योजना भी बनाता है। अब यही लगा लो कि हमने बच्चे को ये बोल दिया
कि आज घर पर तो मेहमान आने वाले हैं। अब मेहमान के लिए बच्चों को बोला है तो बच्चा सोचेगा जो मेहमान आएंगे तो मैं ऐसे नए कपड़े पहनूँगा, उनको ऐसे नमस्ते करूँगा, ऐसे उनको ठंडा डाल के दूँगा, चाय बनाऊँगा। सोचते हैं ना लड़कियाँ ऐसा। तो ये क्या है, उसकी आंतरिक बात ही तो है। तो उस चीज़ की योजना बना रहे होते हैं, उसके बारे में तर्क कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हमें कैसे क्या क्या करना है। अंदर ही अंदर कई बार तो इंसान मन के अंदर ही सोचता है, लेकिन कई बार इंसान से जो होता है ना, जो चीज़ हमारे मन में होता है हम उसको धीरे धीरे बोलते भी है, जैसे कि फुसफुसाहट में बदल जाती है। भाषा दिया हुआ ना, तो ऐसे ही जो धर्म में भाषा बदल जाती है। सामाजिक रचनावाद का जनक कौन है? फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का लेव वाइगोत्स्की ही है। क्या है? वाइगोत्स्की ही है। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस कि लेव वाइगोत्स्की कौन है, कहाँ के जो धर्म में रहने वाले हैं, कब उसका जन्म हुआ था, कौन सा सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है, उस सिद्धांत का क्या मीनिंग है, स्कैफोल्डिंग्स क्या होता है जिसको मचान भी कहा जाता है, अस्थायी सहायता भी कहा जाता है, इस सिद्धांत के कौन कौन से मुख्य बिंदु है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो धन भाषा के कितने रूप बताए गए हैं, 3 रूप बताए गए हैं, तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल से बता दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके जो है ना पूछ सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।